नमस्कार। आज मैं फिर कुछ बात अपने मन की और कुछ बात आपके मन की करने के लिए आया। बहुत दिनों से मेरे मन में सवाल उठ रहा है। जब मैं अपने मुल्क के और अपने देश के इतिहास को टटोलता हूँ और उनकी परंपराओं पर मेरा ध्यान जाता है तो निश्चित रूप से शास्त्रों में कही हुई उक्ति मेरे दिमाग पर अंकित हो जाती है कि अयम निज प्रोवेति गणना लघु चेसा उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम्। हमारी उन सदियों साल वर्षों की परंपरा ने इस पूरी वसुधा को एक कुटुंब और एक परिवार के रूप में देखने का काम किया है। पर आज का मानव, आज की दुनिया बाजार की दुनिया है। वो ग्लोबल विलेज की संस्कृति को चरितार्थ करना चाहती है। वो लिबरलाइजेशन की तरफ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ, ग्लोबलाइजेशन की तरफ आकर्षित करती है। विदेशी वस्तुओं की तरफ पैदा हुआ आकर्षण उस बाजार की होड़ में इस देश को और संस्कृति को कहां लेकर जा रहा है। जब उस मोड़ के टकराव पर हम देखते हैं तो हम ऐसे दोहराए पर खड़े हैं जहां इस मुल्क की इबारत लिखने वाले, जमहूरियत और लोकतंत्र के रास्ते इस मुल्क के उस ऊंची पदवियों पर पहुंचने वाले लोग भी बाजार की ही सेवा करने में और खिदमत करने में लग जाते हैं। तब कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारी जमहूरियत, हमारी डेमोक्रेसी कहीं कॉर्पोरेट क्रेसी में तो नहीं बदल गई, कहीं बड़े बड़े खानदान और बड़े बड़े घरानों की ही सेवा करने का काम तो नहीं हो रहा है। और मुझे कभी कभी ये महसूस हुआ जब मैंने देखा कि इस मुल्क में नोटबंदी लाद दी गई और उसके बाद खुद ही पीठ भी थपथपाई गई। बहुत दावे किए गए और दावे इस प्रकार के थे कि हम ब्लैक मनी खत्म कर देंगे, हम आतंकवाद खत्म कर देंगे, हम फेक करेंसी खत्म कर देंगे। परंतु 8 नवंबर को पिछले वर्ष लागू हुई नोटबंदी आज 6 जुलाई को मैं आपके समक्ष हूं। क्या वास्तव में आतंकवाद खत्म हो गया? क्या फेक करेंसी के नोट अभी भी आतंकवादियों की जेब से नहीं निकल रहे हैं? ब्लैक मनी की तो बात यह है कि आरबीआई ने तो कहा था कि 14 लाख करोड़ रुपया उन्होंने डंप किया है, परंतु उससे ज्यादा पैसा उनके खातों में आ गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फैसला किया कि पुराने नोटों को दोबारा जमा करने की कोई एक विंडो आपको देनी चाहिए। तो ना तो आप ब्लैक मनी खत्म कर पाए, ना ही आप फेक करेंसी खत्म कर पाए और ना ही आप आतंकवाद खत्म कर पाए। मकसद कुछ और था और मकसद यह था कि 5,85,000 करोड़ रुपया बड़ी बड़ी कंपनियों का एनपीए में डाल दिया गया था। बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए, हम इन्हें वसूल नहीं सकते। अब उन बड़ी मछलियों से पैसा वसूल हो नहीं सकता, बैंकों ने हाथ खड़े कर दिया। सरकार उस पर हाथ डालने को तैयार नहीं है, बैंक बैंकरप्ट होने को तैयार हैं। तो हमारी आपकी बहनों की और माताओं की जमा पूंजी को और उस जमा पूंजी को जो इमरजेंसी में ये तमाम मध्यम श्रेणी और लोअर श्रेणी के लोग लगाने का काम करते हुए अपने अंदर सुरक्षा की भावना महसूस करते हो, उन्हें बैंकों में जमा कर लिया गया। बाजार शून्य हो गए, लोगों की जेबें खाली हो गई, जीडीपी 2% गिर गई। परंतु सबके बावजूद एक काम जरूर हो गया, जो बैंकरप्ट थे उन तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को फिर दोबारा से अपना व्यापार चलाने के लिए ये नकद पैसा बैंकों के माध्यम से उन तक पहुंच गया। मेरे शहर में तो किसी ने वर्किंग कैपिटल बढ़ाई नहीं, वर्किंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कम कर दिया। बड़ी होगी वर्किंग कैपिटल बड़ी कंपनियों की, परंतु क्या इससे फायदा बड़ी कंपनियों को नहीं हुआ? और आज फिर दोबारा वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऐसे उस उलझन में लाकर ये 130 करोड़ इंसानों का भारत था, परंतु 130 करोड़ इंसानों के भारत को 130 करोड़ का बाजार बना दिया। और 130 करोड़ का बाजार लेकर जब हमारे देश का मुखिया प्लेट में लेकर विदेशों में घूमता है तो वो आकर्षित भारत की परंपरा और संस्कृति नहीं बल्कि 130 करोड़ लोगों के बाजार को आकर्षित करती है, जो इस ललचाई हुई नजरों से देखते हैं कि इस 130 करोड़ लोगों के ग्राहकों की समुद्र में हम भी डुबकी लगाएंगे और कुछ ना कुछ इनकी जेबों से लेकर उस मुनाफे को अपने घर में लेकर आ जाएंगे। 130 करोड़ के लोगों का भारत और उनके जेबों में डाका डालने वाली गिद्ध जैसी निगाहें किनकी हो सकती है? वो निगाहें आज से 350 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, जब एक मुगल बादशाह ने बिना टैक्स के उसे व्यापार करने के लिए
विदेशी वस्तुओं के आकर्षण में बुलाने का काम कर दिया था। पर आज तो हमारे ही देश की कुछ इस तरह की कंपनियां हो गई हैं जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से साझा कर अपने ही देश के, अपने ही मुल्क के लोगों के जेबों में डाका डालना चाहते हैं। उनका मकसद केवल मुनाफे से है, उनका मकसद भारतीय परंपराओं के संरक्षण में और भारत की उन कथाओं से नहीं है जो इस पूरी दुनिया को एक वसुधा के रूप में, इस पूरी वसुधा को एक कुटुंब के रूप में देखने की कोशिश करने का काम करते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम और ग्लोबल विलेज की ये तुलना जब मैं करने की कोशिश करता हूं, तब मुझे ये बात सत्य लगती है कि कहीं न कहीं इन कारणों के द्वारा लिए गए निर्णयों को छिपाने के लिए इन भोले भाले लोगों को किसी दूसरे मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाने का काम किया जा रहा है। मेरा नौजवान भटक रहा है, नौजवानों को भीड़ के द्वारा पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, अनावश्यक मुद्दों में समाज को उलझाया जा रहा है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है इस बात के लिए कि नॉट इन माई नेम के हिसाब से कंपेन चलाएं। बड़े बड़े शहरों में कंपेन चल रहे हैं, जंतर मंतर में हजारों लोग इकट्ठे हो गए और उसमें छोटे से लेकर बड़े तक और हर समुदाय के, और उन्होंने इस कंपेन को शुरू करने की बात की। ये सवाल उनके दिमागों को कौंध रहा है और बंबई में कौंध रहा है, मैसूर में कौन, बेंगलोर में कौंध रहा है, तिरुवनंतपुरम पे कौंध रहा है, कलकत्ता में कौंध रहा है, और तमाम जगह पर लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। ये क्या कारण है कि अनावश्यक कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और बिना अपराध के किसी ऐसे इंसान के भक्षक बन जाते हैं और उसकी जान लेने में मजबूर कर दिया जाता है। तब आजादी के समय का वो तराना मेरे जहनों में आता है कि जब इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। उसके बावजूद भी हम अपनी परंपराओं को संरक्षित कर पाए। क्या बात थी वो? कुछ बात है कि ऐसी वो बात थी हमारी कि जो हमारे अंदर सहनशीलता थी, सहजता थी, पावर ऑफ टॉलरेंस थी। परंतु उन सबको कौन त्यागने की बात कर रहा है और किस तरह की स्थितियों को पैदा करने की बात कर रहा है, किस तरह के मुल्क को बनाने की कोशिश करने का काम कर रहा है, और फिर हम किस तरह से आगे बढ़ने का काम कर पाएंगे। इस भारत ने और यहाँ के शास्त्रों ने, वेदों ने तो यहाँ तक कहा कि मम सत्यम युद्धम, मैं ही सत्य हूँ। यहीं से हिंसा का भाव पैदा होता है, यहीं से युद्ध की भूमिका तय होती है। तो फिर ये भाव और ये मगरूरियत किस बात की? हम सब एक इंसान हैं और इंसान के नाते अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, और ये मुल्क तरक्की के रास्ते पर तो तभी कहलाएगा ना जब यहाँ किसी नौजवान का हाथ बेरोजगार ना होगा, जब किसी भूखे का पेट भूख से तड़फ नहीं रहा होगा, जब कोई भी पैदा हो या कोई संतान जहालत के अंधेरे में रहने के लिए मजबूर ना होगी, और तब ये 130 करोड़ के समूह का इंसानों का मुल्क एक मजबूत मुल्क के रूप में दुनिया के सामने पेश होगा। परंतु जब फिक्र बदल जाए और सत्ता में बैठे हुए लोगों की फिक्र केवल कुछ चंद घरानों तक सीमित हो जाए, पैसे वाला और अमीर होता चला जाए और गरीब और ज्यादा गरीब होता जाए, तब उन मुद्दों से भटकाने के लिए ये गैर जरूरी मुद्दे दुनिया में लोगों के बीच में उछाले जा रहे हैं। हिंदुस्तान आज उस कगार पर खड़ा है। लोगों को सचेत होना है, नौजवानों को महसूस करना है, और उस महसूस करने में उन्हें जो ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा के साथ अपनी परंपराओं को लेकर फिर दोबारा इस हिंदुस्तान को ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम हम सबको मिलकर करना है। जब तक हम मिलकर इन तमाम चीज़ों को करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक निश्चित रूप से इस बात की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। मुझे याद आता है भगवान महावीर ने एक बहुत के सिद्धांत में अनेकांत के सिद्धांत को समझाने के लिए जो उन्होंने अनेकांत, अहिंसा और परिग्रह का सिद्धांत दिया था, उसमें एक कहानी को इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि आज कहीं समाज की स्थिति ऐसी तो नहीं हो गई जैसी की स्थिति उस कहानी में कुछ अंधों को लेकर बताई गई थी। कुछ अंधे बाजार में जा रहे थे और उन्हें एक हाथी मिला, परंतु वो सारे अंधे मिलकर भी हाथी की आकृति नहीं बता सके। जिस अंधे के हाथ में हाथी का पैर आया, उसने कहा हाथी तो खंबे जैसा है। जिस अंधे के हाथ में हाथी की पूंछ आई, उसने कहा हाथी तो रस्सी जैसा है। जिस अंधे के हाथ में हाथी की सूंड आई, उसने कहा हाथी तो पाइप जैसा है। जिस
अंधे के हाथ में हाथी का पेट आया, उसने कहा हाथी तो दीवार जैसा है, और जिस अंधे के हाथ में हाथी का कान आया, उसने कहा हाथी तो सूप गेंद जैसा है, छाछ जैसा है। और वो 6-7 अंधे भी मिलकर हाथी की आकृति नहीं बना सके और उसे नहीं बता सके। आज हम चक्षुमान हैं, परंतु हमारी स्थिति उन अंधों जैसी है कि चक्षुमान होते हुए भी हम अंधों जैसा काम कर रहे हैं, और हम समाज की उस सत्यता को पहचान नहीं पा रहे हैं कि इंसान जीवन में एक बार सत्य के एक अंश को तो जान सकता है। अगर वो ये समझ ले कि सामने वाला भी जो कह रहा है वो भी सत्य का दूसरा अंश हो सकता है, तो वहीं से हिंसा का भाव समाप्त हो जाता है। और जब हिंसा का भाव समाप्त हो जाता है, तभी अहिंसा के उस भाव के तहत हम वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार करते हैं और अपरिग्रह की उस अगले कदम पर चलते हैं, जिस पायदान पर हमें ये महसूस होता है कि मेरी जरूरत जो है उसी के अनुरूप दूसरे की भी क्या जरूरतें हैं। और जब दूसरे के प्रति हमारे अंदर संवेदनशीलता पैदा होती है, तब ये समाज संवेदनशील होता है, और तभी हम एक नए मुल्क की इबारत लिखने का काम करते हैं। हमें तो सोने की चिड़िया बनाने वाले भारत की तरफ देखना है, हमें सोने की लंका बनाने वाले भारत की तरफ नहीं देखना है। और सोने की चिड़िया बनने वाला भारत वो ही भारत होगा जिसमें निश्चित रूप से सभी लोग अपनी उन जरूरतों को पूरा करने का काम कर सकेंगे। अपनी जरूरतें हम पूरी ना कर सकें और कुछ चंद लोगों का कैपिटल बढ़ता चला जाए, तो निश्चित रूप से फिर इस तरह की उथल पुथल होगी, जो उथल पुथल पिछले कुछ दिनों से इस समाज में दिख रही है, जो समाज को विघटनकारी समाज की तरफ लेकर जाने की कोशिश करने का काम कर रही है। अभी हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जी अमेरिका में गए, और अमेरिका के यूएस के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और सब ने फ्रंट पेज पर इस खबर को छापने का काम किया, जिसमें हिंदुस्तान में, आज के इस हिंदुस्तान में जिस तरह से पब्लिक मॉब लिंचिंग का काम कर रही है, कुछ चंद लोग इकट्ठे होकर जिस तरह से एक निर्दोष मानव की हत्या करने के लिए उकसाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से उन घटनाओं से पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान से ये तवक्को नहीं करता कि हिंदुस्तान की धरती पर इस तरह की घटनाएं हो। और मैंने कुछ मन में आंकड़े इकट्ठे किए और मेरा मन भी व्यथित हो गया। पिछले 3 साल की जब मैं घटनाएं देखता हूँ, तो निश्चित रूप से इंसानियत का जिस तरह का कत्लेआम सामने आया, उसे देखकर कोई भी इंसान का दिल पिघल सकता है। मैं कुछ उदाहरण के तौर पर आपके सामने घटनाएं उल्लेखित करना चाहता हूँ जो मैंने नोट की हैं। सितंबर 2015 मोहम्मद अखलाक दादरी में भीड़ ने केवल इसलिए उनकी जान ले ली कि उन्हें शक हो गया और ये बात फैला दी गई कि घर के फ्रिज में बीफ रखा है। उसकी इंक्वायरी हुई, ये तमाम बात झूठी थी, परंतु उसके बावजूद अखलाक इस दुनिया में नहीं था। सितंबर 2015 के बाद अक्टूबर 2015 जाहिद रसूल भट्ट साहब उधमपुर में, उनके ट्रक पर बम इसलिए मार दिया गया कि ट्रक में ये शक हुआ कि वो मवेशी लेकर जा रहा है, और 16 साल का नौजवान शहीद हो गया। मार्च 2016 मोहम्मद मजलूमुल आजाद खान नातेहार में इसी तरह पेड़ पर शक में लटका दिए गए। 4 अप्रैल 2017 आसाम के अबू गनी खान और रियासुद्दीन भीड़ के शिकार हो गए। अप्रैल 2017 में राजस्थान के अलवर के पहलू खान मवेशी पालने के लिए ले जा रहे थे, परंतु उसे भी भीड़ में हाथों हाथ अपने हाथ लेकर उनकी जान ले ली। मई 2017 मुन्ना अंसारी जो झारखंड के हैं, ये शक होने वाला कि ये चाइल्ड लिफ्टर है, बच्चे उठाने वाला है, भीड़ ने उनकी जान ले ली। मई 2017 मालेगांव महाराष्ट्र में 2 व्यापारी फिर इस नाते भीड़ के शिकार हो गए कि उन भीड़ को ने ये बात शक के रूप में देख ली कि वो बीफ ले जा रहे हैं। राजस्थान में तमिलनाडु में की सरकारी पशुपालन विभाग का एक ट्रक जा रहा था, राजस्थान के में उस पर हमला हुआ और वहां उस पशुपालन विभाग के ट्रक पर हमला कर दिया गया। और अभी हाल ही में बल्लभगढ़ हरियाणा में जुनैद खान एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था, सीट को लेकर झगड़ा हुआ और सीट को लेकर झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि उसकी जान ले ली गई। और उस दौरान जो कमेंट किए गए वो कमेंट आप सब ने अलग अलग जगह पर अलग अलग मुख में देखने का काम किया है। क्या यही हिंदुस्तान की तस्वीर है? क्या इसी तरह हिंदुस्तान को हम आगे ले जा सकेंगे? तब फिर दोबारा मुझे इस बात का आभास होता है कि ये फिर परंपराओं की आधुनिकता के साथ वो टकराव है, जहाँ कुछ लोगों का हित
वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना के साथ उस भारत की परिकल्पना को साकार नहीं होने देना चाहता, जहां सभी को उनके अधिकार मिल सके जो संविधान निर्माताओं ने हमें देने की कोशिश करने का काम किया। अच्छा होता ये भीड़ जुटती बेरोजगारी के खिलाफ, अच्छा होता ये भीड़ जुटती अशिक्षा के खिलाफ, अच्छा होता ये भीड़ उठती और उनके हाथ उठते गरीबी के खिलाफ। तो कम से कम इस जमहूरियत में उन सोए हुए खानों को हम जगा सकते थे, परंतु वो मुद्दे गौण हो गए और बेफजूल मुद्दे हमारे बीच में आ गए, जिन्होंने हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आपस में लड़वा दिया। उसमें फायदा किसका हुआ? ये फायदा तो 300 साल पहले अंग्रेजों ने भी किया था, जब हमें लड़वा कर 300 साल राज किया था। क्या उससे भी हम सबक नहीं लेंगे? क्या उस बात से भी हम जंगेंगे नहीं कि अगर हम लड़ेंगे आपस में तो मजा कुछ चंद लोग उठाएंगे? वो लोग जो चंद लोग मजा उठाएंगे वो ज्यादा मुल्क को बेहतर बना सकेगा या मुल्क को वो बेहतर बताएगा? जब 130 करोड़ लोगों का भारत 260 करोड़ लोगों के हाथों को साथ लेकर इकट्ठे होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरी दुनिया को चुनौती देगा, तब चीन उंगली नहीं उठा सकेगा, तब कोई पड़ोसी आंखें नहीं तरेड़ सकेगा। आओ एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो सभी की जरूरतों का एहसास करे और उसके आधार पर एक मजबूत भारत का निर्माण